साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान को प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, WHO द्वारा श्रीलंका तथा मालदीव को खसरा मुक्त घोषित किया गया है। तो इस पूरे टॉपिक को देख लेते हैं कि किस प्रकार से किसी देश को इन रोगों से मुक्त घोषित किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है और ये रोग जो हैं यह किस प्रकार के रोग हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह जो टॉपिक है, चूँकि स्वास्थ्य से संबंधित है, तो यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो टॉपिक है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, इसके तहत यह कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं संदर्भ की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार श्रीलंका और मालदीव से खसरा और रुबेला का उन्मूलन हो गया है। तो यही सीधे से प्रश्न बनेगा कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किन देशों को खसरा और रुबेला से मुक्त घोषित किया गया है, तो श्रीलंका और मालदीव को। इसके साथ ही श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से पहले 2 देश बन गए जिन्होंने वर्ष 2023 तक के लक्ष्य से पूर्व खसरा तथा रुबेला बीमारियों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, जो कि लक्ष्य जो था कब तक पूरा करना था, 2023 तक। अब प्रश्न उठता है कि किसी देश को खसरा और रुबेला मुक्त कब घोषित किया जाता है। तो किसी देश में एक बेहतर निगरानी तंत्र की देखरेख में लगातार 3 वर्षों तक खसरा और रुबेला वायरस के स्थानिक संचरण के साक्ष्य नहीं मिलने पर उस देश को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको समझ लेते हैं। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने पिछले साल सितंबर में, अर्थात 2019 सितंबर में खसरा और रुबेला उन्मूलन हेतु 2023 को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया था कि इस क्षेत्र से खसरा और रुबेला का उन्मूलन 2023 तक कर देना है, तथा WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का खसरा उन्मूलन और रुबेला नियंत्रण कार्यक्रम जो है यह वर्षों से जारी है, तथा इसके अतिरिक्त भूटान, उत्तर कोरिया और पूर्वी तिमोर को भी खसरा मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो इस प्रकार से आपके एशिया क्षेत्र से 5 देशों को जो है खसरा रुबेला मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग ये जो खसरा बीमारी है, खसरा इसको मीसल्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीसल्स कहते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है और इसका संचरण कैसे होता है, मतलब यह फैलता कैसे है। तो यह संक्रमित व्यक्तियों के नाक, मुंह अथवा गले से निकले बहते द्रव के सीधे संपर्क में आने या इन द्रवों के वायु में, इसके ड्रॉपलेट्स वायु में फैलने की वजह से उस वायु के संपर्क में आने के माध्यम से यह फैलता है। अब यदि इसके प्रारंभिक लक्षणों की बात करें कि इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, तो सामान्यतः संक्रमण के 10 से 12 दिनों के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं और इन लक्षणों में तेज बुखार, नाक बहना, आंखों में खून आना और मुंह के अंदर छोटे सफ़ेद धब्बे आदि लक्षण सम्मिलित होते हैं। और कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे दाने विकसित होते हैं जो चेहरे और ऊपरी गर्दन पर शुरू होकर के धीरे धीरे नीचे की ओर फैलते हैं। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में क्या होता है, दाने निकल आते हैं। अब यदि इसकी संवेदनशीलता देखें कि यह कितना संवेदनशील या कितना खतरनाक होता है, तो खसरा संक्रमण की संभावना जो है यह कुपोषित बच्चों में सर्वाधिक होती है, विशेष रूप से विटामिन ए की कमी वाले अथवा जिनका HIV, एड्स या अन्य बीमारियों के कारण प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो चुका है, वो खसरा संक्रमण अर्थात मेसल्स संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यही एक फैक्ट और याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा सबसे गंभीर जटिलताओं में इस बीमारी से अंधापन, एंसेफ्लाइटिस क्या होता है, ये संक्रमण, एक प्रकार का संक्रमण होता है जो मस्तिष्क में सूजन का कारण बनता है। तो अंधापन, एंसेफ्लाइटिस, गंभीर दस्त तथा निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन और निमोनिया जैसे गंभीर श्वसन संक्रमण भी इस बीमारी की वजह से इसमें शामिल हैं। अब इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए बच्चों के लिए नियमित खसरा टीकाकरण और निम्न कवरेज वाले देशों में व्यापक टीकाकरण अभियान आदि को चला करके इसके रोकथाम के लिए कदम उठाए जाते हैं। अब इसके लिए जो निवारक प्रयास किए जा रहे हैं उनकी चर्चा कर लें। तो ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के तहत वर्ष 2020 तक 5 WHO क्षेत्रों में खसरा और रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तथा WHO इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
सभी देशों में सहयोग, टीकाकरण और निगरानी गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी के रूप में यह WHO कार्य करती है। अब रूबेला बीमारी के बारे में देख लें तो यह सामान्यतः यह एक हल्का संक्रमण है, परंतु गर्भवती महिलाओं के लिए यह बुरी तरह से प्रभावित करने वाला साबित होता है। इसके कारण गर्भवती महिलाएं जो है जन्मजात रूबेला सिंड्रोम या कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम CRS से ग्रस्त हो जाती हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का एक विषय है। अब जो महिलाएं या जो गर्भवती महिलाएं CRS अर्थात कंजेंटिवल रूबेला सिंड्रोम से ग्रसित होती हैं, तो इनसे ग्रसित होने पर जो भ्रूण है तथा नवजात शिशुओं में जन्मजात आँखों में मोतियाबिंद तथा कान में सुनने में कमी, मस्तिष्क में माइक्रोसेफली या मानसिक मंदता और जन्मजात विसंगतियाँ आदि होने की संभावना रहती है। अब जब इस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त कोई बच्चा जन्म लेगा तो क्या होगा कि परिवार पर भारी सामाजिक आर्थिक बोझ का वो कारण बनता है। कुछ अन्य फैक्ट को भी यहाँ पर देख लें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की यदि बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है तो टेड्रोस एडहानम है। ये टेड्रोस एडहानम जो है ये इथोपिया के व्यक्ति हैं। और इसके उप महानिदेशक की बात करें तो सौम्या स्वामीनाथन। यहाँ पर WHO में एक महानिदेशक होते हैं और 2 उप महानिदेशक होते हैं। तो एक उप महानिदेशक कौन है सौम्या स्वामीनाथन। इनका नाम हमने यहाँ पर इसलिए चर्चा की क्योंकि ये एक भारतीय हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, जिस तारीख को इसकी स्थापना हुई थी, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है 2020 की, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो यह थीम याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हागिया सोफिया के बारे में। तो यह हागिया सोफिया क्या है, यह एक इमारत है, ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है तो यह आपके टर्की के इस्तांबुल में स्थित है। अब इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो यह जो हागिया सोफिया या विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण बाइजेंटाइन साम्राज्य या जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी, इसके दौरान एक चर्च के रूप में हुआ था। मतलब प्रारंभ में यह एक चर्च था और 1453 में 1453 में जब इस शहर पर इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य या एम्पायर का कब्जा होता है तो इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है। और यह स्थित कहाँ है तो यह इस्तांबुल अर्थात टर्की के इस्तांबुल में स्थित एक ऐतिहासिक पूजा स्थल है। और यह जो पूजा स्थल है ईसाइयों और मुसलमानों दोनों के द्वारा समान रूप से पूजनीय है, क्योंकि पहले यह एक चर्च था, बाद में इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, तो दोनों के लिए यह पूजनीय स्थल है। 1935 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के अधीन आधुनिक धर्मनिरपेक्ष तुर्की राज्य के आरंभिक दिनों में ये जो इमारत है इसको एक संग्रहालय बना दिया गया और यह यूनेस्को में सूचीबद्ध एक विश्व धरोहर स्थल है। अब प्रश्न उठता है कि चर्चा में क्यों आया वर्तमान में, तो हाल ही में तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल की प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है। और यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं हागिया सोफिया, ये जो इमारत है जिसको अब मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। कुछ अन्य फैक्ट को भी देख लें यहीं पर। तो जो कस्तूनिया था पहले, वो कस्तूनिया का नाम बदल कर वर्तमान में क्या हो गया है, इस्तांबुल कर दिया गया है, ठीक है। पहले ये इस्तांबुल क्या था, कस्तूनिया के नाम से जाना जाता था। तथा थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में बात कर लें, क्योंकि यह जो इमारत की हमने बात की वह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। और भारत का सदस्य कब बनता है, तो भारत 1946 में इसका सदस्य बनता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। 2 चीज़ें पूछता है कि यूनिसेफ का पूछता है कि यूनेस्को का पूछता है कि मुख्यालय कहाँ, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय आपका पेरिस में है और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, आंद्रे अजोले हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 के बारे में। तो सीधे आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में या
CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है तथा यह जो NTPC है, यह NTPC लिमिटेड केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है अर्थात PSU है और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है तथा NTPC लिमिटेड के बारे में याद रखिएगा, यह एक महारत्न कंपनी है तथा वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 10 महारत्न कंपनियां हैं। चूँकि कई बार पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन देकर कि निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनियों में शामिल, तो याद रखिए NTPC जो है महारत्न कंपनी है, इसको अभी हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है और वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं। अब थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में देखें, CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार। तो इस पुरस्कार का जो गठन है कब किया गया? तो इसका गठन जो है वर्ष 2006 में गठित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यवसायों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं जो अपनी गतिविधियों में अधिक टिकाऊ एवं समावेशी होने के तरीके को अपनाते हैं तथा यह जो पुरस्कार है यह CII-ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है जो व्यापार के सतत तरीकों पर जागरूकता पैदा करने एवं व्यापारिक क्षमता को बनाए रखने की दिशा में कार्य करता है और यह देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय पुरस्कार माना जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। ATL अटल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। अटल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह जो ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल है यह भारतीय स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है प्लेजमो, इसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो अटल इनोवेशन मिशन के प्रमुख कार्यक्रम जिसका नाम है अटल टिंकरिंग लैब्स ATL, इसके तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना और उन छात्रों को एक ऐप एप्लीकेशन उपयोगकर्ता से बढ़ा करके एक ऐप एप्लीकेशन निर्माणकर्ता बनाना है। इसके अलावा यह जो अटल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल है यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें 6 प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग मॉड्यूल और ऑनलाइन पाठ्यक्रम सत्रों के माध्यम से युवा नवोन्वेषी जो युवा इनोवेटर्स हैं उन्हें विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सिखाया जाएगा या इस कोर्स के माध्यम से वो मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षकों में एप्लीकेशन या ऐप विकसित करने की क्षमता एवं कौशल निर्माण के लिए अटल इनोवेशन मिशन जो है यह ऐप विकास पाठ्यक्रम पर आवधिक मतलब किसी लिमिटेड टाइम के लिए शिक्षक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा और वर्तमान में देश के 660 से अधिक जिलों में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा 5100 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित किए गए हैं जिनमें 2 मिलियन से अधिक छात्रों को जोड़ा गया है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, जिसके द्वारा यह जो ऐप है या जो पोर्टल है या जो पहल है इसको लाया गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है यह 2015 के बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी तथा नीति आयोग के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा यह किसकी पहल है? तो यह नीति आयोग की पहल है और इस मिशन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन जो शॉर्ट में हम लोग सेतु कहते हैं, इस मिशन में यह सेतु शामिल है। और इसके लक्ष्य की बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, तो इसका लक्ष्य देश भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों अर्थात MSME और उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता का एक वातावरण तैयार करना ही इसका लक्ष्य है। और अटल इनोवेशन मिशन के 2 प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से? पहला कार्य है इसका स्वरोजगार और प्रतिभा उत्थान के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। दूसरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना जहां नवोन्वेषी विचार अर्थात इनोवेटिव थिंकिंग जो है उत्पन्न हो सके या उसको बढ़ावा दिया जा सके।
इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में नवाचार को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए बहुविध मतलब बहुत से कार्यक्रम इसके तहत चलाए जा रहे हैं। जैसे कि इसके तहत एक कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब। इसमें क्या है, इसमें स्कूलों में रचनात्मक अभिनव मस्तिष्क इनोवेटिव माइंड को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा आपका अटल इनक्यूबेटर सेंटर्स AIC, तो यह क्या है, इसमें विश्वविद्यालयों और उद्योग में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इसके अलावा एक है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज ANIC, यह सामाजिक और व्यावसायिक महत्व के क्षेत्रों में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंजेज। इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंजेज, तो यह क्या है, तो भारतीय शहरों में कोविड-19 महामारी को देखते हुए साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन, जो कि आपके आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आता है, तो इसकी यह एक पहल है। तो याद रखिएगा कि यह जो इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज जो है, यह किसकी पहल है, तो यह स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आती है, इसकी ही एक इनिशिएटिव है। यदि मंत्रालय पूछेगा तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की यह इनिशिएटिव है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि यह खेल मंत्रालय का इनिशिएटिव है। इस चैलेंज या चुनौती का उद्देश्य जो है वो साइकिलिंग को प्रोत्साहन देने के लिए शहरों को अपने नागरिकों के साथ साथ विशेषज्ञों को इस मुहिम से जोड़ने हेतु एकीकृत दूरदर्शिता विकसित करने में मदद करना। तो कुल लबोलवाब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शहरों में साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए। अब कौन से मतलब शहर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन की पात्रता क्या है, तो पहली चीज़ क्या है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर ही इसके लिए आवेदन करेंगे। दूसरा, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की वो राजधानी ही होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, वो स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आने वाले शहर होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अनिवार्य लाइसेंसिंग या कंपलसरी लाइसेंस के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जो जागरूकता वाला शीर्षक से जो टॉपिक है, उसके तहत यह कवर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अनिवार्य लाइसेंस क्या है। तो अनिवार्य लाइसेंस किसी आवेदनकर्ता को पेटेंटकर्ता की सहमति के बिना, पेटेंटकर्ता मतलब जो किसी उत्पाद का मूल रूप से प्रोडक्शन करता है अर्थात उसका निर्माण करता है, तो उससे क्या होता है, उस पर एक अनन्य अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो अर्थात उसको एक प्रकार से पेटेंट प्रदान किया जाता है, तो जिसको पेटेंट मिला हो। तो आवेदनकर्ता को पेटेंटकर्ता की सहमति के बिना किसी पेटेंट उत्पाद का निर्माण करने, प्रयोग करने अथवा बेचने हेतु अथवा पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोग करने हेतु सरकार द्वारा जारी अधिकार पत्र होता है यह अनिवार्य लाइसेंस। मतलब यह मिल जाएगा तो उसे उस पेटेंटेड उत्पाद को प्रोड्यूस करने का अधिकार मिल जाता है, अर्थात उसको बेचने का या निर्माण करने का अधिकार मिल जाता है। अब यह जो अनिवार्य लाइसेंस है, यह भारत में किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अध्याय आपके 16 तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, जो शॉर्ट में ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। तो इस समझौते के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग पर विचार किया जाता है। तो याद रखिएगा, अनिवार्य लाइसेंसिंग आपका किस अधिनियम के तहत आता है, तो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा किसी उत्पाद के पेटेंट प्राप्त करने की जो तिथि है, उससे 3 वर्ष पश्चात किसी भी समय अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतलब यदि किसी प्रोडक्ट को आज पेटेंट मिला है तो आज से 3 वर्ष बाद, ठीक है, उस उत्पाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, 3 वर्ष से पहले नहीं। और याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को जो पेटेंट दिया जाता है वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
अब बात कर लेते हैं कि अनिवार्य लाइसेंस हेतु आवेदन के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, मतलब कौन सी शर्तें फुलफिल होनी चाहिए तभी आप अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि पेटेंट किया गया उत्पाद जो है वो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो। दूसरा, पेटेंट उत्पाद जो है वो जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा हो। तीसरी चीज़ कि पेटेंटेड उत्पाद का उपयोग भारत में नहीं किया जा रहा हो, मतलब वो उत्पाद ही भारत में नहीं मिल रहा हो। तो ये तो है कि आप आवेदन कर सकते हैं इन बेसिस के आधार पर। इसके अतिरिक्त भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 92 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यंत आवश्यकता अथवा गैर व्यावसायिक सार्वजनिक उपयोग के मामलों में जो पेटेंट नियंत्रक है वो स्वतः ही अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, इसके द्वारा स्वतः ही इसको जारी किया जा सकता है इन कंडीशनों में जो कि धारा 92 के अंतर्गत बताई गई है। अब प्रश्न उठता है भारत के संदर्भ में कि भारत में पहला लाइसेंस कब जारी किया गया था, तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत में पहला अनिवार्य लाइसेंस जो है यह 9 मार्च 2012 को पेटेंट कार्यालय द्वारा हैदराबाद स्थित नैटको फार्मा को लीवर एवं किडनी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एक एंटी कैंसर एजेंट जिसका नाम था बायर्स नेक्सावर, इसके जेनरिक संस्करण के उत्पादन हेतु प्रदान किया गया था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य लाइसेंसिंग की कॉन्सेप्ट को। तो अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली जो है वो वैश्विक स्तर पर काफ़ी विवादास्पद विषय है। कई विकासशील देश जो हैं वो दवाओं की अनुपलब्धता अर्थात शॉर्टेज तथा अत्यधिक महंगी होने के कारण अनिवार्य लाइसेंसिंग को विशेष महत्व दे रहे हैं। जो विकासशील देश हैं अर्थात डेवलपिंग कंट्री हैं, तथा ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये देश ज़्यादा से ज़्यादा अनिवार्य लाइसेंस प्रदान कर रहे हैं। और इसके विरोध में कौन है, तो अमेरिका तथा यूरोप के विकसित देशों द्वारा इस दृष्टिकोण का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इनके अनुसार यह प्रवृत्ति जो है दवा कंपनियों के लिए नए आविष्कार करने में कठिनाई पैदा करेंगी। क्योंकि ये जो दवा कंपनियां हैं इनमें जो रिसर्च में जो पैसा लगाया जाता है या इनोवेशन में जो पैसा लगाया जाता है वो विकसित देशों के द्वारा ही लगाया जाता है। तो कोई कंपनी क्या होती है जब दवा बनाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होता है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो यदि जल्दी जल्दी अनिवार्य लाइसेंस दी जाएगी तो जो कंपनियां हैं वो अपना मुनाफा नहीं निकाल पाएंगी, तो वो क्या होंगी, वो पैसा लगाने से इन रिसर्च वगैरह में वो हतोत्साहित होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ये अनिवार्य लाइसेंस संबंधी जो विषय है यह चर्चा में क्यों आया है वर्तमान में, जिसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो हुआ यह कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी अर्थात CPIM ने भारत सरकार से रेमडेसिविर एक दवा है, तो रेमडेसिविर दवाई के किफ़ायती जेनरिक संस्करण के निर्माण हेतु अनिवार्य लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। CPIM का कहना है कि सरकार को पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 92 को, जिसके बारे में हम लोग ऊपर चर्चा किए थे, तो अनुच्छेद 92 को लागू करना चाहिए और यह अनुच्छेद सरकार को अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की अनुमति देती है। तो यहाँ पर क्या है इसके तहत कि आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, स्वतः ही इसके लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी किया जा सकता है। इससे भारतीय निर्माता जो हैं, जो दवा निर्माता है, इस महंगी और आवश्यक दवा के किफ़ायती जेनरिक संस्करण का उत्पादन कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है यह दवा इतनी आवश्यक क्यों है, तो गिलियड साइंसेज की एंटीवायरल दवा जिसका नाम है रेमडेसिविर, इसने कोविड-19 रोगियों के उपचार में प्रभावी यह साबित हुई है। तो इसलिए इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा वर्तमान में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बढ़ जाती है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा महामारी से लड़ने में सक्षम सभी दवाओं की जमाखोरी कर रहा है तथा अमेरिका ने गिलियड साइंसेज से अगले 3 महीनों के लिए रेमडेसिविर का पूरा स्टॉक खरीद लिया, जो कि अभी कुछ समय पहले 1-2 दिन पहले ही यह न्यूज़ आई थी। इस प्रकार रेमडेसिविर दवाई जो है आगामी कुछ समय के लिए शेष विश्व के लिए क्या होगी, उपलब्ध नहीं रहेगी। तो चूँकि केवल अमेरिका को तो इसकी आवश्यकता नहीं है, पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है, तो इसलिए इसके उत्पादन को बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रदान की जाए, जिससे कि अन्य दवा कंपनियां भी इसको बड़े स्तर पर इसका उत्पादन कर सकें, जिससे कि ये जो दवा है सभी तक पहुंच सके। इसके अलावा रेमडेसिविर के एक पूरे कोर्स की उत्पादन लागत जो है वो विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका में
$10 अथवा 750 रुपये से कम है, तथा भारत में इसकी उत्पादन लागत जो है लगभग 100 रुपये होगी, मतलब काफ़ी कम पड़ेगी यहाँ पर उत्पादन लागत। तथा गिलियड साइंसेज जो है अपने पेटेंट एकाधिकार के आधार पर पूरे विश्व से सैकड़ों गुना अधिक कीमत वसूल रहा है, क्योंकि इसको पेटेंट प्राप्त है, तो इसलिए यह क्या है, मनमाना मुनाफा वसूल रहा है। और वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कोविड-19 के उपचारों तक पहुंच की अनिश्चितता को देखते हुए कई देश जो हैं वो पेटेंट धारकों द्वारा इन दवाओं को सुलभ बनाने से इनकार करने पर इन उत्पादों के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करने हेतु विधायी आधार तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो पेटेंट धारक हैं वो इन दवाओं का काफ़ी ज़्यादा मुनाफे के साथ पैसा वसूल रहे हैं और उनको बड़ी मात्रा में सुलभ भी नहीं करा पा रहे हैं। तो इस वजह से जो विभिन्न देश हैं वो इन उत्पादों के लिए अनिवार्य लाइसेंस को जारी करने के लिए एक विधायी आधार तैयार कर रहे हैं, जिससे कि कंपनियों को अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया जा सके। अब यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे जेनेरिक दवाएं क्या होती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अनुसंधान एवं नवाचार के पश्चात दवाओं का निर्माण किया जाता है, जिसका दवा निर्माता कंपनी जिस निर्माता कंपनी के द्वारा अनुसंधान और नवाचार किया गया है, इस निर्माता कंपनी के द्वारा ट्रिप्स पद्धति के अंतर्गत पेटेंट कराया जाता है अपनी दवा का। अब पेटेंट द्वारा दवा का निर्माण तथा विक्रय संबंधित अधिकार जो है कंपनी के लिए अनन्य हो जाता है, मतलब इसके निर्माण का और इसको बेचने का जो है एकाधिकार जो उस कंपनी को दे दिया जाता है, तथा किसी अन्य संस्था के लिए उस दवा का निर्माण करना प्रतिबंधित कर दिया जाता है, मतलब कोई अन्य कंपनी उसको नहीं बना सकती है और ना ही बेच सकती है। तो इस प्रकार से क्या है कि इनका एक एकाधिकार हो गया और सारा मुनाफा, ये मुंह मांगा मुनाफा उस पर कमा सकते हैं। और यह पेटेंट जो होता है 20 वर्षों के लिए ही संभव होता है, ऐसा नहीं कि बहुत समय के लिए मतलब आजीवन रहेगा, यह केवल 20 वर्षों के लिए संभव होता है। और इस पेटेंट का नवीनीकरण भी क्या कराया जा सकता है। कैसे, इस पेटेंट के नवीनीकरण के लिए दवा निर्माता को दवा में मौलिक परिवर्तन करना होता है, ऐसा नहीं कि कोई परिवर्तन कर दें, उसका परिवर्तन मौलिक होना चाहिए, तथा इसके बिना दवा का पेटेंट जो है वो समाप्त हो जाएगा 20 वर्षों के पश्चात। और पेटेंट समाप्त जब हो गया, यदि नवीनीकरण नहीं होता है 20 वर्षों के बाद और पेटेंट समाप्त हो जाता है, तो पेटेंट समाप्ति के पश्चात कोई भी कंपनी अथवा देश उस दवा का निर्माण कर सकने में सक्षम होती है। तो इस प्रक्रिया के बाद, मतलब पेटेंट समाप्त होने के बाद जब दवा का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी दवाओं को क्या कहते हैं, जेनेरिक दवाएं कहा जाता है। और प्रायः यह दवा जो है ब्रांड के नाम के बिना या किसी अन्य नाम अथवा फार्मूले द्वारा बेची जाती है, और साथ ही इन दवाओं का प्रभाव तथा उपयोगिता जो होती है पेटेंट दवाओं के समान ही होती है। तथा इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, यह एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर ही दिए जाते हैं, और इन अधिकारों को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये सब क्या हैं, आपके बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत ये इनके कैटेगरी हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि जो कॉपीराइट होता है, ये आपका जिस व्यक्ति का कॉपीराइट है, जिसकी रचना है, उसको जीवन पर्यंत यह कॉपीराइट का अधिकार होता है, और यदि उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात 60 वर्षों तक उसका कॉपीराइट का अधिकार बना रहता है। और पेटेंट जो है, जैसा कि हमने ऊपर ही बात किया, 20 वर्षों के लिए, और ट्रेडमार्क जो है ये 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के बाद फिर अगले 10 वर्षों के लिए इसको नवीनीकरण कराया जा सकता है। और औद्योगिक डिजाइन जो है, औद्योगिक डिजाइन आपका ये 10 वर्षों के लिए होता है। और भौगोलिक संकेतक जो होता है ये समयबद्ध नहीं होता है। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था, और पुनः स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम 1970 बनाया गया, और इस पेटेंट अधिनियम 1970 को 1972 में लागू किया गया था। और इस अधिनियम में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा इसमें संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2005 से भारत ने दवाओं पर भी पेटेंट देना शुरू कर दिया। इसके पहले दवाओं पर पेटेंट नहीं देता था। और भारत में पेटेंट प्रणाली का जो प्रशासन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो यह प्रशासन जो है पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक के अधीन आता है। और भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में। याद रखिएगा, भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कोलकाता में है। इसके अलावा
विश्व व्यापार संगठन WTO ने बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अधिकारों से संबंधित जो व्यापार विवाद हैं इनको दूर करने के लिए ट्रिप्स व्यवस्था बनाई है। अब ट्रिप्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित। तो यह जो ट्रिप्स से संबंधित समझौता है यह 1986-94 के जो उरुग्वे दौर होता है उरुग्वे राउंड, इनमें इसको किया गया था। और यह प्रभावी कब से होता है ट्रिप्स? यह 1 जनवरी 1995 से प्रभावी होता है। और याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 से ही WTO विश्व व्यापार संगठन भी इसकी स्थापना की जाती है, यह प्रभाव में आती है। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? पास्कल लेमी है। और जो यह WTO है यह इसके पहले WTO के ही कार्य को गैट नामक संस्था के द्वारा किया जाता था। गैट जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसी के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। और गैट की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में की गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।